नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 और उसमें एंथ्रोपोलॉजी मतलब मानव शास्त्र की भूमिका पर। हमारे पास ना एक लेख का हिस्सा है जो कहता है कि मानव शास्त्र को NEP में सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरह नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसकी एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक भूमिका बताई जा रही है। तो आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों है। बिल्कुल। और ये जो रणनीतिक शब्द है ना, ये यहाँ बहुत अहम है। मतलब स्रोत साफ कह रहा है कि NEP 2020 मानव शास्त्र को सिर्फ आप कह सकते हैं क्लासरूम तक सीमित नहीं रखना चाहती। इसकी भूमिका कहीं ज्यादा बड़ी, ज्यादा सक्रिय मानी जा रही है। हाँ, लेख में इसे एक वाइटल लेंस कहा गया है। सुनने में तो ये काफी भारी लगता है, लेकिन असल में इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये सिर्फ दुनिया को देखने का एक और नजरिया है? नहीं, ये सिर्फ नजरिए से थोड़ा ज्यादा है। इसे ऐसे समझिए कि ये एक औजार है, एक टूल जो पूरी शिक्षा को ज्यादा समग्र, ज्यादा होलिस्टिक बनाने में मदद करता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये कई लेवल पर काम करता है। पढ़ रहे हैं तो साथ में समाज की बनावट को मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण से भी देखें। अच्छा, दिलचस्प है। तो ये समग्रता आती कैसे है? स्रोत क्या तरीके बताता है इसके लिए? स्रोत खास तौर पर दो मुख्य चीजों पर जोर देता है। पहला तो है विभिन्न विषयों में प्रवाह, जिसे मल्टीडिसिप्लिनरी फ्लुएंसी कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि छात्र अलग अलग सब्जेक्ट्स को, जैसे समाजशास्त्र, इतिहास, इकोनॉमिक्स, यहाँ तक कि साइंस को भी आपस में जोड़कर देख सकें। अच्छा, मतलब सब्जेक्ट्स को अलग अलग डब्बों में बंद करके न देखें। बिल्कुल, उनके बीच के कनेक्शन समझें। और दूसरा तरीका है हाँ, दूसरा है अनुभवात्मक और शोध केंद्रित सीखना, एक्सपीरियंशियल एंड रिसर्च सेंट्रिक लर्निंग। मतलब ज्ञान सिर्फ किताबों या लेक्चर तक ना रहे, छात्र खुद अनुभव करें। जैसे हो सकता है वो किसी समुदाय के रीति रिवाजों पर कोई छोटा सा प्रोजेक्ट करें, या किसी सामाजिक मुद्दे पर फील्ड में जाकर जानकारी इकट्ठा करें, उसका विश्लेषण करें। वो करके सीखने वाली बात। ये तो काफी प्रैक्टिकल लग रहा है, सिर्फ थ्योरी रटने जैसा नहीं। और स्रोत में ये भी लिखा है कि ये छात्रों को सशक्त बनाता है, एम्पावर करता है। ये किस तरह से? हाँ, ये उन्हें तैयार करता है कि वो दुनिया की जो जटिलताएं हैं ना, उनसे गंभीरता से जुड़ सकें। स्रोत तीन खास एरिया बताता है। पहला, सांस्कृतिक विविधता, कल्चरल डाइवर्सिटी। सांस्कृतिक विविधता? हाँ, मतलब उसे गहराई से समझना और उसका सम्मान करना। तो ये सिर्फ ये जानना नहीं कि अच्छा भारत में इतनी भाषाएं हैं या इतने त्योहार हैं, बल्कि ये समझना कि ये विविधता असल में कैसे काम करती है, लोगों की जिंदगियों पर क्या असर डालती है, और शायद हमारे अपने जो पूर्वाग्रह हैं उन्हें भी चुनौती देना। समझ गई। मतलब ऊपरी जानकारी से आगे बढ़कर असली समझ तक पहुंचना। और बाकी दो एरिया क्या थे? दूसरा है सामाजिक संरचनाएं, सोसाइटल स्ट्रक्चर्स। मतलब समाज कैसे काम करता है, उसमें पावर के रिश्ते क्या हैं, सामाजिक वर्ग, जाति, लिंग, ये सब चीजें कैसे हमारे मौकों और अनुभवों को तय करती हैं। काफी गहरा विश्लेषण है ये तो। और तीसरा, मानव पर्यावरण अंतःक्रिया, ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शंस। यानी हम इंसान और हमारे आसपास का जो पर्यावरण है, उसके बीच का जो पेचीदा रिश्ता है। हमारे फैसलों का पर्यावरण पे क्या असर पड़ता है, और फिर बदलता पर्यावरण हमारे समाज और संस्कृति को कैसे बदलता है। तो ये सब मिलकर छात्रों को असल दुनिया की जो मुश्किलें हैं, जो सच्चाइयां हैं, उनका सामना करने के लिए तैयार करने जैसा है। मतलब किताबी दुनिया से बाहर निकलकर जमीनी हकीकत से जोड़ना। यहाँ ये बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। अगर हम इसे थोड़ी बड़ी पिक्चर में देखें तो स्रोत मानव शास्त्र को एक बहुत जरूरी साधन की तरह पेश कर रहा है। एक ऐसा साधन जो छात्रों को असल दुनिया की चुनौतियों, जैसे सामाजिक असमानता हो गई, या सांस्कृतिक टकराव, या फिर पर्यावरण के मुद्दे, इन्हें बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है, और शायद उनके हल निकालने में भी वो अपनी भूमिका निभा पाएं। ये एक तरह से समावेशी और मानव केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देने का तरीका है। मतलब ऐसी शिक्षा जिसके केंद्र में इंसान हो, उसकी जटिल दुनिया हो, ना कि सिर्फ एकेडमिक ग्रेड्स। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि NEP 2020 मानव शास्त्र को सिर्फ एक और एकेडमिक सब्जेक्ट की तरह नहीं देख रही है। ये इसे एक, आप कह सकती हैं, डायनामिक टूल मान रही है, एक प्रैक्टिकल औजार जो छात्रों में क्रिटिकल थिंकिंग, अलग अलग नजरियों को समझने और सराहने की क्षमता और दुनिया की एक ज्यादा गहरी, ज्यादा मानवीय समझ विकसित करने में मदद कर सकता है। हाँ, बिल्कुल सही। और ये ना एक जरूरी सवाल भी खड़ा करता है।
देखिए, मानव शास्त्र का जो खास फोकस संस्कृतियों और समाजों पर होता है, उसको देखते हुए NEP 2020 के तहत जब इसे शिक्षा में जोड़ा जाएगा, तो ये भविष्य में छात्रों की भारत के अपने इतने जटिल सामाजिक ताने बाने और दुनिया के साथ उसके रिश्तों की समझ को कैसे बदलेगा? क्या ये वाकई जमीनी स्तर पर ज्यादा सहानुभूति और गहरी समझ पैदा कर पाएगा? ये सवाल है, सोचने वाला। Anthropology is everywhere, every time, every place. This time Anthro story with our legendary hero Mahendra Singh Dhoni.